डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे और रेस्पायरेशन में भी जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 4 स्टेप होते हैं, जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन जो होता है बीएससी में या फिर एमएससी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसमें जो है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो इस साइकिल को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रेब। इनका नाम हैंस क्रेब है। उन्हीं के आधार पे इस साइकिल का नाम रखा गया है क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल के दौरान देखा गया है कि जो पहला एसिड बनता है उसका नाम है साइट्रिक एसिड, जिसको कि सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। इसलिए इस साइकिल को एक और नाम दिया गया है, साइट्रिक एसिड साइकिल नाम दिया गया है। इसको एक और नाम दिया गया है टीसीए साइकिल। टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के दौरान बहुत सारे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, इसलिए इनको टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। और क्रेब्स साइकिल, जैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्रेब्स साइकिल एक ऐसा कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी यूज होता है, प्रोटीन भी यूज होता है और फैट भी यूज होता है। तो आइए हम लोग इस साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था कि ग्लूकोज को तोड़ करके ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड बनाया गया था। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था कि पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए बना था, जो कि 2 कार्बन का होता है। तो यहाँ एसिटिल को एंजाइम ए बना हुआ है जो कि 2 कार्बन का होता है। और मैट्रिक्स के अंदर जो है ऑक्सैलो एसीटेट होते हैं, जो कि 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेज। 2 कार्बन और 4 कार्बन जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, जिसका नाम है साइट्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि एकोनिटेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और ये क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस में साइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है आइसोसाइट्रेट में, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। यहाँ पे देखिए ना कार्बन ऐड हुआ है और ना ही यहाँ पे कार्बन कहीं रिलीज हो रहा है, यानी ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है दोनों। अब यहाँ पे आइसोसाइट्रेट जो है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, जिसको कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसोसाइट्रेट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो होता है इसके कंपैरिजन में सिंपल कंपाउंड है। तो जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है NAD+ और कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। NADH2 की अगर हम बात करेंगे तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे एक NADH2 बन रहा है जो कि ETS में जाएगा। इससे ATP तभी बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करेगा। अगर इंटर नहीं करेगा तो वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, यानी यहाँ से एक कार्बन जो होगा वो रिलीज होगा और वो रिलीज होता है CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हम लोग इक्वेशन बनाते हैं ना कि जो है ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, जिसके वजह से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होते हैं और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है वो आ कहाँ से रहा है, तो देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में भी जो है CO2 रिलीज होता है, 2 CO2 रिलीज होता है वहाँ पे।
यहाँ पे भी देखिए एक CO2 रिलीज हुआ है। और फिर जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है, यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये कन्वर्ट होगा सक्सिनिल को एंजाइम ए में, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, 5 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा होगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कॉम्प्लेक्स है और सक्सिनिल को एंजाइम में सिंपल है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है Na+, और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, जो कि ETS में जाएगा, और एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। फिर सक्सिनिल को एंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। ये दोनों 4 कार्बन वाले ही हैं, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में और ये सिंपल है। यहाँ पे ATP रिलीज होता है या तो GTP रिलीज होता है। प्लांट के केस में GTP बनता है और एनिमल के केस में ATP बनता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है सक्सिनिल को एंजाइम ए। अब ये सक्सीनेट जो होगा फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी ये दोनों कार्बन जो है सेम है दोनों कंपाउंड में, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में और एक सिंपल है। तो जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है FAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। देखिए जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन में आप स्टेप पढ़ेंगे ना कहीं NADH2 रिलीज होता है, तो उससे याद रखेंगे 3 ATP बनेगा। कहीं ना कहीं FADH2 रिलीज होगा तो इससे 2 ATP बनता है। NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP, ये याद रखेंगे क्योंकि आगे हमको कैलकुलेट करके टोटल 38 ATP बनाना है कि कैसे जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम कौन सा होगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो फ्यूमरेट होता है ये कन्वर्ट होगा मैलेट में वाटर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है फ्यूमरेज। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि मैलेट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। मैलेट कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो सिंपल होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ पे जो NAD+ है एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, जिसके वजह से यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP बनेंगे? NADH2 है 2 या 3 ATP बनेंगे। एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो ये साइकिल हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल इस प्रोसेस में कितने ATP बनेंगे। हमारे साथ आप लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि इस पूरे साइकिल में कितने NADH2 बने हैं। तो NADH2 की बात करेंगे तो एक यहाँ पे बना हुआ है NADH2, दूसरा यहाँ पे NADH2 बना हुआ है यानी 2 NADH2, और तीसरा यहाँ पे बना हुआ है, यानी इस साइकिल में हम देखेंगे टोटल 3 NADH2 बने हैं। कितने NADH2 बने हैं? 3 NADH2। अगर एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं तो 3 NADH2 से कितने ATP बनेंगे? 9 ATP बनेंगे। अब देखते हैं कितने FADH2 बने हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही FADH2 बना है। कितना FADH2? एक ही FADH2। और अभी हमने बताया आपको कि एक FADH2 से 2 ATP बनता है, यानी टोटल 11 ATP हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कितने ATP या फिर GTP बन रहे हैं। तो डायरेक्ट देखेंगे इस प्रोसेस में एक ATP बन रहा है। कितना ATP बन रहा है? एक ATP बन रहा है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितना ATP बना है। तो 9 + 2 यानी 11 और +1 यानी टोटल जो है 12 ATP बन रहा है एक क्रेब्स साइकिल में। तो देखिए इसको ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने थे? तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP बने थे। याद है आपको? नहीं याद होगा तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। फिर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस चलता है। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि टोटल 6 ATP बनते हैं, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में सिर्फ 2 NADH2 ही बनता है, जिसकी वजह से 6 ATP बनते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल
क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में जो है 12 एटीपी बन रहे हैं। कितने एटीपी बन रहे हैं? 12 एटीपी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना था जो कि डी कार्बोक्सिलेशन में गया था, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए बना था। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं वो सिर्फ एक एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए है, यानी एक और एसिटिल कोएंजाइम ए अभी बचा हुआ है। यानी एक एसिटिल कोएंजाइम का जब हम साइकिल यहाँ पे रन किए हैं तो 12 एटीपी बना है। यानी जब 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा तो यहाँ पे टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 24, क्योंकि क्रेब्स साइकिल 2 चलेगा इसलिए, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन में 2 पायरुविक एसिड बना था जिसके द्वारा जो है डी कार्बोक्सिलेशन में 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए बना था। 2 मॉलिक्यूल बनेगा, याद रखेंगे। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों जो है 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन में एसिटिल कोएंजाइम 2 बनता है, ठीक है। और जब 2 बनेगा तो एक क्रेब्स साइकिल से 12 एटीपी अगर बन रहे हैं तो दोनों एसिटिल कोएंजाइम ए की वजह से टोटल 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे और एटीपी यहाँ पे बनेगा 24। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने एटीपी बने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 24 और 6 30 हो गया और 8, यानी टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखिए इसमें ना बहुत सारा ऐसा जो कंपाउंड के नाम है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या भूल जाता है, तो स्टेप आगे पीछे हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक कोड याद रखेंगे। कोड देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैन आई कीप सेलिंग स्वीट्स फॉर मनी ऑफिसर्स, ये कोड बनाया है, ठीक है। इस कोड के जरिए क्या होगा ना कि आपका स्टेप आगे पीछे नहीं होगा। तो कैन यानी सी है, सी से हो जाएगा साइट्रेट, पहला ये हो गया। दूसरा है आई, आई से क्या हो जाएगा? आइसोसाइट्रेट। तीसरा वर्ड है कीप, कीप में के है, के से हो जाएगा कीटो यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट। चौथा वर्ड है सेलिंग, सेलिंग में एस है, सक्सिनिल को एंजाइम ए हो जाएगा। पांचवा वर्ड स्वीट्स है, स्वीट्स में भी एस है, एस से क्या हो जाएगा? सक्सिनिल। छठवा वर्ड है फॉर, एफ से फॉर है यानी फ्यूमेरेट हो जाएगा। सातवां वर्ड है मनी, मनी में एम है, एम से मैलेट हो जाएगा। और आठवां वर्ड है ऑफिसर, ऑफिसर में ओ है, ओ से ऑक्सलेट हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट क्रेब्स साइकिल। ये याद रखेंगे कि डी कार्बोक्सिलेशन के दौरान 2 एसिटिल कोएंजाइम बनते हैं जिसके वजह से क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगा। और एक बार क्रेब्स साइकिल चलता है तो 12 एटीपी बनते हैं, तो 2 बार चलेगा तो 24 यानी 24 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया क्रेब्स साइकिल और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।